नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। हिंदुस्तान की जनता इसलिए नहीं सोती है कि सूरज ढल गया है, बल्कि इसलिए चैन से सोती है क्योंकि भाई सरहद पर पहरा दे रहा है। इन्हीं भाइयों की सूनी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधने का कार्य विगत 2 दशकों से श्रीमती गौरी पदम बालापुरे जी और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। इनकी खासियत यह है कि यह विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से सतत समाज सेवा कार्य से जुड़ी हुई हैं और आज भी समाज सेवा कर रही हैं। बेहद कम उम्र में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार को अपने नाम करने वाली श्रीमती बालापुरे जी का बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। आप जिले की पहली महिला पत्रकार हैं। ये पत्रकार बनने का विचार आपके मन में कैसे आ गया? देखिए, पहली महिला पत्रकार होना अपने आप में गौरव की बात मुझे लगता है, लेकिन जब पत्रकारिता के फील्ड में कदम रखा था, उस समय सोचा नहीं था कि मैं पत्रकार बनूंगी। पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना था, माता-पिता की मदद करनी थी और जो चीज सामने आई, जो हुनर मुझ में था, मैंने उसको अपनाया और पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने कदम रखा। गौरी मैडम, ये बताएं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको कितने वर्ष हो गए हैं और इस दौरान ऐसा कोई वाकया आपके साथ घटित हुआ हो कि अब ये कार्य को मुझे छोड़ देना चाहिए? पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने 2000 से पत्रकारिता शुरू की थी, तो इस लिहाज से ये 26वां वर्ष मेरा पत्रकारिता का चल रहा है। अब मुझे नहीं लगा कभी भी कि पत्रकारिता छोड़ने का विचार ज़हन में आया भी होगा, क्योंकि मेरी एक खासियत है जो मैं अपने आप के लिए मानती हूँ कि मैंने जो कदम बढ़ाया है उसको मैंने कभी पीछे नहीं हटाया। क्योंकि पत्रकारिता का क्षेत्र है और आप एक महिला हैं, जी। तो आपको महिला होने के नाते कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है क्या इस फील्ड में? नहीं, ये कभी हम मानते ही नहीं ना, हम तो व्यक्ति हैं एक। हम महिला और पुरुष में क्यों डिवाइड कर रहे हैं समाज को? हमेशा से ही ऐसा होता है कि महिला पत्रकार है, महिला कलेक्टर है। भई, व्यक्ति के पद को आप देखिए, व्यक्ति के कार्य को आप देखिए। यदि पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं कहीं कमतर आपको नज़र आ रही हूँ, तो आप ये कह सकते हैं। मतलब पत्रकार पत्रकार होता है, महिला और पुरुष नहीं होता। आप पत्रकारिता के साथ-साथ सांस्कृतिक समिति जो है आपकी, ये बैतूल सांस्कृतिक सेवा जी। समिति की संचालक भी हैं। ये समिति गठन करने का विचार आपके मन में कैसे आया था? ये एक बड़ा गर्व वाला समय था। देश के लिए थोड़ा-सा मुश्किल दौर भी था। कारगिल युद्ध जब 1999 में चल रहा था, तो मैं उम्र भी बहुत कम थी और एक जज़्बा पूरे देश में मैंने देखा सैनिकों के प्रति और लोग जो हैं सेना के लिए जो हमारे युद्ध के दौरान घायल हो रहे थे, सैनिक उनके लिए दुआएँ कर रहे थे, प्रार्थनाएँ कर रहे थे, जीत के लिए कामनाएँ की जा रही थी। ऐसे दौर में मेरे मन में भी ख़्याल आया कि युद्ध होता है तभी भला क्यों सेना के लिए दुआएँ और प्रार्थनाएँ होती हैं। ये दुआएँ और ये रक्षा कवच तो उन्हें हमेशा ज़रूरत होती है, क्योंकि सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है तो उसे 24 प्रहर सॉरी 8 प्रहर जो है सुरक्षा की ज़रूरत होती है। तो बस ये ख़्याल आया कि मैं तो उस समय बॉर्डर पर नहीं जा सकती थी, क्योंकि सरहद पर बेटियों को तैनात नहीं किया जाता था। तो एक रक्षा सूत्र का माध्यम चुना और सोचा कि हर साल देश के सैनिकों के लिए दुआओं के रूप में हम पहुँचेंगे, उनकी कलाइयों पे रक्षा सूत्र बाँधेंगे और ये एहसास कराएँगे कि हर परिस्थिति में सारा देश उनके साथ है। आप देश की विभिन्न सीमाओं पर जाकर रक्षाबंधन पर सैनिकों को रक्षा सूत्र अपनी टीम के साथ बांध चुकी हैं। तो ये विचार क्या उसी समय आया था या कारगिल युद्ध के समय या उसके बाद आया था? नहीं, ये कारगिल युद्ध के दौरान की बात है। 26 जुलाई को विजय दिवस हम कारगिल दिवस मनाते हैं और उसके बाद ही अगस्त आ गया था रक्षाबंधन। लेकिन उतना जल्दी पॉसिबल नहीं था, वो सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। लेकिन 1 साल का जो समय मिला, उसमें ऐसा लगा कि जो विचार मन में आया है, उसको मूर्त रूप में परिणित करना चाहिए। आप अभी तक कौन-कौन सी सरहदों पे जाके और रक्षा सूत्र बांध चुके हैं सैनिकों को? मैं आपको बताना चाहूँगी संजय जी कि सोल्जर सिस्टर के रूप में आज पूरा देश मुझे आपको जानता है। जानता, पहचानता हाँ जी, है ना? ये बहुत गर्व का विषय है जी। मेरे बैतूल के लिए भी कि एक बैतूल की बेटी जो है इस किताब को जो है देश में जानी जाती है इस किताब से। तो इस लिहाज से पूरे देश को हमने कवर कर चुके हैं। देश की लगभग हर सीमा पर मैं पहुँची हूँ और कुछ तो ऐसी भी 26 वर्षों में सीमाएँ रही जहाँ हमें ऑप्शन नहीं मिले तो 2 या 3 बार भी जाना पड़ा है। आप सरहदों पे जाती हैं, रक्षाबंधन पर्व पर अपनी टीम के साथ में,
और सैनिकों की सूनी कलाई पे राखी बांधती है। जहां उनकी वास्तविक बहन या जैविक बहन नहीं पहुंच पाती, वहां गौरी बालापुरे अपनी टीम के साथ पहुंचती है। इस दौरान आपके इतने करीब 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया, इस दौरान कोई ऐसा वाकया बताएं जिसपे आपको गर्व महसूस हुआ हो कि वाकई में टीम गौरी बहुत शानदार काम कर रही देखिए, गर्व की बात मैं नहीं कहना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि ये भावनात्मक है। जी संबंधों जी। का कारवां है और सेना के भाई हमारे हैं, हर देशवासी को अपनी सेना पे गर्व होता है। तो मैं ये मानती हूँ कि ये रिश्ता जो है वो कच्चे धागों का पक्का बंधन है और आज पूरे देश में मेरे भाई हैं, हर कोने में मेरे भाई हैं, देश की हर सीमा पर मेरे भाई हैं और उन्हें भी इस बात का गर्व होता है कि एक बहन है देश में, जो हमारे हज़ारों भाइयों की बहन है। तो कई ऐसे मौके आए हैं, हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जहाँ जोखिम रहा है। गर्व तो ख़ैर होता ही है अपनी जी। हमारे संस्कारों पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता को पर क्योंकि हमारा देश इसी पर तो आधारित है, आश्रित है और इसी वजह से तो हम पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं। तो वही बात बताना चाह रही थी कि जोखिम बहुत बार आए हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनी जैसे आपको याद होगा गुजरात में हार्दिक पटेल वाला जो मसला था और पूरा कर्फ्यू जी। लगा हुआ था। हमारी ट्रेन कैंसल हो गई थी। उस समय हमें सोमनाथ से भुज जाना था। सोमनाथ एक्सप्रेस हमारी कैंसल हो गई थी। तो हम भोपाल से इंदौर पहुँचे और इंदौर से हम लोगों ने अलग से बस करके फिर हम बॉर्डर तक पहुँचे थे। हम लोग जब गुलमर्ग गए थे मुझे लगता है 2002 की बात है। उस समय हम जिस बस में सफ़र कर रहे थे उसमें कुछ ऐसा था जिसको मैं ज़िक्र नहीं करना जी। चाहूँगी लेकिन वो जोखिम भरा था और सेना ने हमें दूसरी बस में शिफ्ट किया था। तो कई ऐसे मसले आए, कई ऐसे मुद्दे आए जब ऐसा लगा एक बार हमारी यात्रा कैंसल हो गई थी श्री गंगानगर जब हम गए थे। तो हमने पूरी रात क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी एक आदत है कि मैं अपनी टीम के साथ रक्षाबंधन के 1 दिन पहले ही पहुँचती हूँ, ताकि कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति विपरीत आए तो हम अपने गंतव्य तक पहुँच सकें। तो जब हम श्री गंगानगर गए थे तो हमारी अनुमति कैंसल कर दी गई थी, सडनली कुछ हुआ होगा क्योंकि देश की सुरक्षा का मसला है, जोखिम की बात रहती है, संवेदनशील क्षेत्र रहता है। तो हम लोग श्री गंगानगर से बाघा तक आए थे, मतलब हम राजस्थान से पंजाब पहुँचे और पंजाब में हमने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। ऐसे बहुत से वाक़ये हैं, कभी उसको बहुत उसको सुनने के लिए 26 वर्षों का सफ़र मुझे नहीं लगता कि कुछ मिनटों में कहा कि जा 26 सकता है। मिनट में पूरा हो जाए, जी। है ना? या 20 मिनट में जी। पूरा हो जाए। आपकी जो बैतूल सांस्कृतिक सेवा हाँ समिति जी। है, ये पुनीत कार्य तो कर ही रही है रक्षाबंधन पे, जी। सैनिकों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधने का। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकल्प भी चला रहे हो हाँ आप, जी। जिसमें भी हम देखते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि गौरी बालापुरे की जो टीम है, वो सतत कुछ न कुछ कार्य करते ही रहती है। इनके बारे में कुछ बताइए ना कि आपकी समिति कौन-कौन से कार्य करती है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि दायरों में बाँधा जाए ऐसा नाम नहीं है गौरी का। तो इसी वज़ह से जो काम सामने आया हमेशा करने की कोशिश की है। हम 2016 से अक्टूबर 2016 से एक ऑटो एम्बुलेंस योजना का प्रकल्प चला रहे हैं। हमारी संस्था के संरक्षक डॉक्टर भदौरिया जी जो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य जी। हैं। उनने एक बार ज़िक्र किया था 2016 की बात है, लगभग 2 महीने पहले अक्टूबर से पहले कि एक एक्सीडेंट उनके सामने हुआ था और काफ़ी देर तक उन्होंने मदद माँगी लोगों की, नहीं मिली मदद तो उन्होंने कार में घायल को हॉस्पिटल पहुँचाया था और उसके बाद वो थोड़ा-सा व्यथित भी थे कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, बहुत देर हो जाती है कई बार। तो छोटे-छोटे केस में जो है छोटी चीज़ों से मदद हो सकती है। तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि क्या अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो मुझे लगा कि बहुत तक मतलब कल्पना नहीं कर सकती थी ना उस चीज़ की एकदम मैं। नया कॉन्सेप्ट मेरे था। लिए नया कॉन्सेप्ट भी था और उनका ये कहना था कि जैसे मैं सड़क से गुज़र रहा हूँ, मैं अपनी कार लेके जा रहा हूँ, लेकिन एक डर भी होता है कि घायल को कैसे हम कैसे उठाएँगे? लेंगे? तो उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं? मैंने कहा भैया विचार करते हैं। फिर करीब 8 दिनों तक फिर 8 दिनों बाद उनका रिमाइंडर आया, कुछ सोचा क्या? उनका एक भरोसा है मुझ पर कि गौरी यदि किसी काम में हाथ डालती है, तो वो बहुत अच्छे से कर सकती है। तो मैंने कहा भैया करते हैं। फिर शशांक मिश्रा जी बैतूल के उस समय कलेक्टर थे
और पुलिस विभाग से, हेल्थ से हम लोगों ने वो किया। सबसे पहले तो वो था कि हम इस काम को करेंगे किस माध्यम से, तो सब जहन में आया ऑटो, क्योंकि ऑटो ऐसी जगहों पर खड़े होते हैं, ऐसी सड़कों पर चलते हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं। चौराहों पर खड़े होते हैं, उनके स्टैंड ज्यादातर चौराहों पर ही होते हैं, और घटना जो क्षेत्र होते हैं, दुर्घटना क्षेत्र, वो भी जो है सब चौराहे ही होते हैं ज्यादातर। और छोटी सड़कों पर भी आसानी से, गलियों में भी आसानी से ऑटो पहुंच सकते हैं। तो हमने कहा कि हम इसमें ऑटो चालकों को जोड़ सकते हैं। फिर बोले नाम क्या देंगे? तो बात आया कि जब ऑटो को हम जोड़ रहे हैं तो ऑटो के साथ हम एम्बुलेंस प्लस करेंगे, और इस तरह से ऑटो एम्बुलेंस की परिकल्पना हुई। हमने चौक चौराहों पे जाकर मेरी टीम के साथ हमने सभी ऑटो चालकों से संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद में सारे ऑटो चालकों को कंट्रोल रूम में हमने इनवाइट किया। मतलब हर स्टैंड से कम 5 से 6 ऑटो चालक हमारे उस मीटिंग में आए थे। कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, कलेक्टर साहब भी उस मीटिंग में पहुंचे, और ये आप, मुझे लगता है कि देश की पहली ऐसी योजना होगी जो पहली बैठक में ही लागू हो गई, फाइनल हो गई। जी, उसमें हमने ऑटो चालकों का डर दूर किया। मैंने जैसे बताया कि उसमें ऐसे प्रकल्पों को हमने इनवाइट किया था जैसे हेल्थ, पुलिस, यातायात और आरटीओ, और जो भी मतलब एक्सीडेंट से जुड़े हुए पहलू होते हैं, उन सबको बुलाकर ऑटो चालकों के सवाल जवाब आए कि हम लेकर जाएंगे, हमको कहीं हमारा ही जो है नाम फंसा दिया जाएगा, कोई कहेगा हमने ही ठोक के ला दिया। हमने एक पूरी नियमावली बनाई कि किस तरह से आपको सेफ्टी मिलेगी। वो सारी नियमावली हमने डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की, और उनके जो सवाल जवाब थे, क्योंकि कलेक्टर साहब बैठे थे, एसपी साहब बैठे, तो उनके सामने ही उस चीज को क्लियर किया गया, और ऑटो एम्बुलेंस को लेकर उनका विश्वास बढ़ा। आज ये गर्व के साथ कहना चाहूंगी, यहाँ जरूर गर्व की बात है कि बैतूल के हमारे उन ऑटो चालकों को जीवन रक्षक के रूप में देखा जाता है। ये प्रकल्प बैतूल में शुरू होने के बाद देश के विभिन्न शहरों में भी शुरू हुआ। बड़े-बड़े शहरों में ऑटो एम्बुलेंस अब देखने के लिए मिलती है, और हमने 1330 से ज्यादा, अभी मतलब लास्ट वीक का जो रिकॉर्ड था मैंने चेक किया, क्योंकि मैं सारी चीजों को उसको रिकॉर्डेड करती हूँ। तो 1330 से ज्यादा घायलों को हम पहुंचा चुके हैं, और 34 शवों का परिवहन कर चुके ऑटो चालकों ने किया। गौरी मैडम के बारे में हम एक बात और बता दें कि इनका जो प्रकल्प ऑटो एम्बुलेंस है, इसमें न सिर्फ घायल इंसानों को बल्कि पशुओं को यानी बंदरों को भी पशु अस्पताल तक पहुंचाने का काम सकुशल रूप से किया गया और किया जा भी रहा है, और भविष्य में भी हम उम्मीद करते हैं कि इनकी ये यात्रा सतत जारी रहेगी। बंदरों के साथ साथ हमने हिरण और गौवंश को भी पहुंचाया अस्पताल पहुंचाया है। गौरी जी, आपके बारे में हमेशा एक बात ये कही जाती है कि जो आपकी जो टीम है जी, इसमें जो सदस्य वो क्या समय रहते निष्क्रिय हो जाते हैं या आप उनको हटा देते हैं? कुछ ऐसी चीजें हैं। एक बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति का जो खासतौर से राष्ट्र रक्षा मिशन है, रक्षाबंधन वाला, वो अनुशासन को बहुत मानता है, क्योंकि सेना हमें अनुशासन का पाठ सिखाती है, और हम 26 वर्षों से सेना से जुड़े हुए हैं। हमारी कहीं भी कोई भी स्थिर नहीं होता है। कई बार अपनी मर्जी से व्यक्ति चला जाता है। बेटियों का ग्रुप होता है, तो बेटियों की जब शादी हो जाती है, इस वजह से भी वो अलग हो जाती है, ससुराल चली जाती है। उसके बाद यदि क्या होता है ना कि उद्देश्य हमेशा एक सा नहीं होता है। उद्देश्य जब बदल जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि जिन उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़ जाते हो आप, तो उस फिर पिछला उद्देश्य आपसे छूट जाता है। इसी वजह से सदस्य भी छूट जाते हैं। लेकिन राष्ट्र रक्षा मिशन का जो ग्रुप है, जिसमें हमने अभी लास्ट ईयर सिल्वर जुबली हमने सेलिब्रेट किया, उसमें हम सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और आज भी परिवार की तरह है। आप जो सेवा प्रकल्प चला रहे हो, इनमें अगर आप नाम बताना चाहो या लेना चाहो, ये आपके ऊपर है। अगर आप को कौन-कौन सपोर्ट कर रहा है, अगर आप उनका नाम लेना चाहो तो आप ले भी सकते हो कि इनके माध्यम से, इनके सहयोग से हमारा ये प्रकल्प चल रहा है। देखिए, 26 वर्षों का सफर है भाई साहब, आप इस चीज को आप समझ सकते हैं। मेरे पास जहन में ऐसे सभी नाम हैं, लेकिन किसी एक का नाम भी चूक जाएगा ना, तो वो मेरे लिए दुखदाई होगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, रक्षा मिशन के लिए ज्यादातर मुझे वस्तु सहयोग का सपोर्ट मिलता है। जैसे हम कहते हैं कि सैनिकों को राखियां लगेगी, सैनिकों को मिठाई लगेगी, तो बढ़ चढ़कर लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से है। और ऑटो एम्बुलेंस के लिए लगभग मुझे 40,000 से 45,000 का खर्च साल का आता है, और उसके लिए
ऐसा कुछ बाउंडेड नहीं है, किसी के जन्मदिन पर, किसी की पुण्यतिथि पर, और कुछ स्वैच्छिक रूप से, कुछ गुप्तदान भी मुझे लोग करते हैं। तो हमें ये पता है कि हमें इतना बजट लगता है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है बजट, तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है ऑटो एम्बुलेंस, उसमें हमारे सहयोगी जो दानदाता है, जो सहयोगी है, उनको जोड़ा गया है, क्योंकि जिससे मैंने लिया है उसको जवाब देने की हकदार मैं हूँ। तो वो उसमें जुड़े हुए हैं, प्रशासन पूरा जुड़ा हुआ है, हमारे बैतूल जिले के प्रबुद्ध एसपी कलेक्टर सर और सहयोगी और ऑटो चालक जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं वो सभी उसमें हैं। तो पूरा निष्पक्ष और उस तरह से पूरा काम चलता है। तो जवाबदेही कभी ऐसे सामने आई नहीं, क्योंकि सारे जिम्मेदार लोग उस प्रकल्प को देख रहे हैं और काम सतत चल रहा है। गौरी जी, आप यात्राएं भी करती हैं, आप कार्यक्रमों में भी शामिल होती हैं, आप पत्रकारिता भी करती हैं, परिवार को समय कब दे पाती हैं आप? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और जरूरी है क्या कि परिवार को महिला ही समय दे? परिवार भी तो महिला को समय दे सकता है। तो इस मामले में जो है, मुझे मेरा परिवार मैनेज करता है। आपका परिवार आपको मैनेज कर, जाओ गौरी, हमारे तरफ से छूट है नहीं नहीं, आपको। छोड़ के आ जाते हैं। अच्छा, छोड़ के आ जाते हैं और फिर लेने भी आ जाते हाँ, हैं। मतलब मुझे बड़ा वो बताना चाहूंगी मैं पदम जी के बारे में कि उन्होंने मुझे कभी गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित नहीं किया। हाँ। आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कि मैं कहीं अपनी गाड़ी चलाकर, स्कूटी मुझे भी आती है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अकेले चले जाओ, क्योंकि मुझे भी खुशी होती है कि जब आप हैं तो फिर मैं क्यों अकेले जाऊं। यही तो है ना कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। और वैसे भी जो हमारे भरत भाई हैं, हाँ वो बहुत शालीन और सभ्य व्यक्ति हैं। बिल्कुल। क्या होता है कि जलेबी पर आप भरोसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, मेरा बहुत पुराना दोस्त भी रह चुके हैं वो, और अभी भी हैं। जो सीधे होते हैं ना, वही गुणी भी होते हैं। माफ करना पदम जी। और दूसरी बात, अब तो आपका बेटा भी बड़ा हो गया है, तो वो भी काफी आपकी हेल्प कर देता होगा जाने आने में, ले जाने में, इसमें उसमें सब में। गौरी जी, आपको बहुत कम उम्र में, यानी काफी कम उम्र में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्या किया था आपने जिससे आपको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मैं देश की सबसे छोटी नेशनल यूथ अवार्डी हूँ। मतलब ये 18 वर्ष में मुझे ये अवार्ड मिला था, और उस समय समझ ही नहीं थी कि समाज सेवा क्या होता है। आज और ये बड़ा रोचक किस्सा भी है, यदि आप कहें तो उसको मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। उस समय मेरे पास 50 नेशनल सर्टिफिकेट्स थे, जिसमें मैंने बैतूल जिले की संस्कृति को, हस्तकला को, यहाँ के जो हम आज मिलेट की बात कर रहे हैं, उसकी प्रदर्शनी भी मैंने कभी लगाई थी। और अब्दुल कलाम जी का सानिध्य हमें उस प्रदर्शनी में मिला था, जिसमें हमने बैतूल की पूरी जीवन शैली को एक स्टॉल में दिखाने की कोशिश की थी, और पूरे नेशनल लेवल पर वो सेकंड प्राइज हमें मिला था। वो अब्दुल कलाम जी उस समय हमारे साथ में उस स्टॉल को उन्होंने निरीक्षण किया था। और हमारे यहाँ जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं पार्वती बाई बारसकर जी, उनकी बेटी मेरे साथ उस कार्यक्रम में गई हुई थी। मैं नेहरू युवा केंद्र की एम्प्लॉय थी उस समय। नेहरू युवा केंद्र का बेसिक काम वही था जो आज माय भारत के नाम से जाना जाता है, कि युवाओं को इकट्ठा करना है, संगठित करना है, और गांव-गांव में जो है सेवा के प्रकल्प शुरू करना है। आपको याद होगा बैतूल से 12वीं तक एक बस जाती है। रात में 9 बजे वो आखिरी बस होती थी, और उस समय उससे जाना आना बैतूल बाजार करते थे। हाँ, तो वो बस कई बार 11-12 बजे भी पहुंची थी। मैं उससे भी गई, क्योंकि वो लास्ट बस हुआ करती थी और मेरे पास विकल्प नहीं हुआ करता था। एक चीज ये थी कि वो बस जब आगे बढ़ती थी तो छाता और इस तरह का जो गांव हमारे 12वीं के साइड रूट में आते हैं, वो काफी नदियों के बीच से भी जाते थे। वो बस रानीपुर से आती थी, तो अक्सर पंचर रहा करती थी। तो बारिश के दिनों में 12वीं वाले रूट पर डिस्ट्रिक्ट बस जो है बंद कर दी जाती थी। ये एक बड़ा मतलब कठिन वो होता था। और क्योंकि मेरा बैतूल बेल्ट था, तो मैं नेहरू युवा केंद्र ने मुझे जो सौंपा था, तो हमने युवा मंडलों को से बात की, तैयार किया उनको कि जो रास्ता खराब होने की वजह से बस बंद होती है, उसको हम कर सकते हैं। तो युवा मंडलों ने मिलकर रास्ते को सही किया था, रास्ते के पत्थर हटाए, नदी साफ की, और उसको आने जाने लायक बनाया। उसके बाद से आज तक के रिकॉर्ड में कभी उस रूट पर 4 महीने के लिए बस बंद नहीं हुई। ऐसे छोटे छोटे काम लोगों को प्रेरित करके किए, बैतूल को की पहचान देश में बनाने की कोशिश की, और
मुझे नहीं पता था, जब गौर साहब थे, सुधाकर गौर जी, उनसे मैंने कहा सर ये आवेदन आया है, भर दूं क्या नेशनल यूथ अवार्ड के लिए? बोले अरे तुझे बहुत टाइम है, अभी जरूरत नहीं है भरने की। और मैंने फिर भी, एक कहते हैं ना कि उत्सुकता थी कि क्या होता है नेशनल यूथ अवार्ड, भर देते हैं। मनीष दीक्षित जी को पहला अवार्ड मिला था बैतूल से, तो 99 की बात है, उनको शायद 99 में मिला था वो अवार्ड। तो मैंने भर दिया फॉर्म। बढ़िया, उस समय 500 पेज की मेरी फाइल बनी थी, न्यूज कटिंग्स और दस्तावेज और ये सारी चीजें। अब तो मैंने कलेक्शन करना भी छोड़ दिया है। तो सहारिया जी ने जब उसको एफिलेटेड किया था तो उन्होंने फोटो भी एफिलेटेड कर दी थी। तो जब हमारी बुक छपी थी उसमें वो एफिलेटेड फोटो ही छपी हुई है। तो वो थक गए थे सिग्नेचर करके, बोले ये क्या है इतने सारा। मैंने कहा भाई साहब बस कलेक्शन करने की आदत थी, जो भी काम छोटे छोटे किए वो सब कलेक्ट करके रखे थे। और मुझे 10 जनवरी को तक नहीं मिला था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मनीष भाई साहब को ये बात कहीं से पता चली थी कि LIB जांच होती है, मतलब CID LIB जांच होती है यूथ अवार्ड की, वेरिफिकेशन के लिए भी, और व्यक्ति वास्तव में है या नहीं, उनका काम है या नहीं। तो वो हुआ था, और कलेक्टर और SP और विधायकों से LIB के लोग मिले थे उस समय, और ये बात मनीष भैया को पता चली थी। और उन्होंने 10 तारीख को मुझसे कहा कि क्या तुम्हारे पास लेटर आ गया? मैंने कहा नहीं भाई साहब। तो उन्होंने कहा कि तेरी LIB जांच हो गई और अभी तक तुझे लेटर नहीं मिला। ये 10 तारीख थी, जबकि 12 तारीख को अवार्ड सेरेमनी होनी थी। और मैं जब उन्होंने मुझे एक HS किंगरा, जो कुछ चीजें याद रहती है ना, तो HS किंगरा जी का नंबर दिया कि बोले इनसे बात करो, ये डायरेक्टर यूथ अवार्ड है। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ऐसे कहा कि अरे गौरी तुम हो कहाँ, हम तुमको कब से ढूंढ रहे हैं, लेटर तुम्हारा भेजा, वो लेटर वापस आ गया। असल में हुआ ये था कि मैं बैतूल बाजार के रहने वाली थी और पवार चौक बैतूल के नाम से लेटर आ गया था। तो वो एड्रेस गलत होने से फिर 10 तारीख को ऐसे ही उन्होंने कहा तुरंत निकलो आप। हमने कहा हम तुरंत कैसे निकल सकते हैं? 300 रुपए मुझे सहारिया जी ने उस समय जाने के लिए दिए थे, दिल्ली जाने के लिए। और नव भारत में मैं काम करती थी, वहां एक राम भैया थे, और फैक्स से जो है मुझे लेटर मिला था, और ट्रेन में चढ़ने के बाद खिड़की से उन्होंने मुझे वो लेटर दी। तो बहुत यादगार जर्नी रही मेरी वो। वहां जाकर जब पूरी सिक्योरिटी मिली, मतलब हम तो जनरल बोगी से गए थे अवार्ड लेने के लिए, दीदी थी साथ में, जनरल बोगी से गए थे। और एक महाराष्ट्र की टीम ट्रेन में हम दोनों की खूब मजे ले रही थी। लेकिन जैसे ही हम ट्रेन से नीचे उतरे निजामुद्दीन स्टेशन पे, और जैसे ही मेरे हाथ में वो लेटर तो था ही, राम भैया लेके आए थे, वो जैसे ही दिखाया तो बाकायदा 2 लोग जो है वर्दीधारी पीछे खड़े हो गए, पानी की बोतल दी गई, वहीं स्टेशन पे बिठाया गया। तो वो जो टीम उतरी, उनको समझ में आ गया कोई खास है कोई खास है, मतलब वहाँ उस समय गिल्ट भी फील कर रहे होंगे कि हर किसी का इस तरह से मजाक नहीं है, हंसी उड़ा रहे थे। और आज देखो इस महिला का कितना मतलब उसके बाद बढ़िया 3 गाड़ियों के बीच में हमारी गाड़ी एक VIP के रूप में पूरा डेकोरम मेंटेन। लेकिन वहां भी एक ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ, क्योंकि मैं थोड़ी छोटी सी दिखती थी, अभी भी उतनी बड़ी हूँ। तो ID तत्काल तैयार करना था, तो ID दीदी की बना दी गई। 1 घंटे की पूरी प्रोसेस में ID दीदी की बना दी गई। हमें कुछ बोलने ही नहीं दिया। और उन्होंने फिर कहा कि मतलब उनकी ID जब दे दी हाथ में, तो बोले ये अवार्ड मुझे नहीं मिलना है, अवार्ड इसे मिलना है। फिर उनने वो 1 घंटे की पूरी प्रोसेस फिर ID बदली। और मेरी ड्रेस रिहर्सल नहीं हुई थी जब मैं मंच पे गई। उस समय वर्ल्ड ट्रेड वाली घटना हुई थी, तो प्रधानमंत्री जी को आना था लेकिन वो नहीं आ पाए थे, तो उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी पहुंचे थे। मैं अवार्ड लेकर जिस दिशा से आना था उसी दिशा में वापस होने लगी। तो उस समय उमा भारती जी थी, तो उन्होंने, किसी ने मुझसे कहा कि ड्रेस रिहर्सल नहीं किया था क्या? तो मैंने उपराष्ट्रपति जी से वापसी में कहा कि जो मैदानी लोग होते हैं ना, उनको ड्रेस रिहर्सल की जरूरत नहीं होती, उनका तो सिर्फ काम बोलता है। तो ये चीजें थी, वो यादगार अब हमेशा के लिए बन गई है। और बहुत अच्छा पल था, आपने बैतूल का नाम भी रोशन किया और बेहद कम उम्र में किया आपने। गौरी जी, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एक बात। दूसरी बात, आप गुस्सा रोक भी नहीं पाती, प्रदर्शित भी हो जाता हो सार्वजनिक रूप से, कंट्रोल नहीं हो पाता। अच्छी बात है गुस्सा आना, व्यक्ति के अंदर करुणा है, दया है, सारे भाव है, तो वो भाव दिखने भी चाहिए ना। और किस पे गुस्सा हो रहा है उसको भी पता चल जाता है। हाँ, उसको अगर आप हो रहा है चीज और उसे पता ही नहीं है, तो आपके गुस्सा करने का मतलब क्या है? तो मैं जाहिर करती हूँ, मुझे गुस्सा उस वक्त जब आता है जब महिलाओं के लिए कोई अपशब्द कहता है। मुझे गुस्सा उस वक्त आता है
जब आप किसका अहित करते हो। मुझे गुस्सा उस वक्त आता है जब आप किसी का हक छीनते हो ना। मुझे गुस्सा उस वक्त आता है जब मैं सही होती हूँ और सामने वाला गलत होकर मुझे साइड। प्रयास करता तो मुझे लगता है कि ये अच्छा गुण है और कहीं ना कहीं पिता का ये गुण मुझ में है। मेरे पिताजी को भी बहुत गुस्सा आता था, अभी भी मेरे नाक पे पसीना है, आप देख रहे होंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं तो नहीं आ रहा गुस्सा कहीं आपको? नहीं, मतलब क्या है ना, वो बाद में बताऊंगी। गौरी, इसके अलावा आपको और कहाँ-कहाँ सम्मानित होने का अवसर मिला? वो भी संक्षिप्त में बताओ ना, अगर जहाँ मंच अगर कुछ याद हो। तो वैसे तो आपके पास सैकड़ों प्रमाण पत्र हैं। मुझे बताना चाहूंगी मैं आपको कि हमारे परवेज खान जी भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने अभी 2019 में एक न्यूज लगाई थी कि गौरी के घर में अवार्ड रखने के लिए जगह नहीं है, खिड़की और दरवाजों पे टंगे हुए। तो इससे आप अंदाजा लगा चुके हैं। अब थोड़ा सा मेरा प्रयास रहता है कि यदि मुझे कोई ऐसा सम्मान मिलता है जो मैं उस सभागृह में मौजूद किसी व्यक्ति को दे सकती हूँ, तो मैं उस मंच से उसे समर्पित करने लगी हूँ। और ये प्यार, ये स्नेह, ये सम्मान मुझे बैतूल ने बहुत दिया है। ये इसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी आप सभी की, पूरे बैतूल की और पूरे देश की, क्योंकि पूरे देश ने मुझे सम्मान दिया है। यदि देश की मैं नेशनल यूथ अवार्डी हूँ तो मैं बैतूल की बेटी नहीं हूँ, मैं देश की बेटी हूँ। इस लिहाज से मैं पूरे देश की बहुत आभारी हूँ कि मुझे इतना विश्वास मुझ पर किया, इतना प्यार मुझे दिया, इतना सम्मान मुझे दिया। देखिए, इतने ऊंचे पद पे पहुंचने के बाद भी, यानी इतने सम्मान प्राप्त करने के बाद भी आज भी आप डाउन टू अर्थ बात कर रही हैं, ये आपका बड़प्पन दर्शाता है। हमारा अंतिम सवाल ये है, और हम चाह रहे हैं कि इसका बिल्कुल बेहिचक जवाब दीजिए आप, कि आप एक आदिवासी परिवार की बहू है, भरत पदम जी की वाइफ भी हैं आप, है ना? और आप मायके से गौरी बालापुर हैं। दोनों की संस्कृति अलग अलग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तालमेल आप कैसे जमा पाते हैं इसको? ये बड़ा हमारा तो देश ही विविधताओं का देश है ना। हम यदि मतलब देश को टेकल कर रहे हैं तो परिवार क्या चीज है? तो हम जब उदाहरण बनते हैं, हम जब उदाहरण देते हैं, तो पहले वो चीजें हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। और आदिवासी संस्कृति, और क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन कल्चर को बिलोंग करती हूँ, तो हमारा जो विवाह हुआ था दोनों परिवारों की मर्जी से हुआ था, दोनों परिवारों की मौजूदगी में हुआ था। पहले शादी हुई आर्य समाज से और 500 रुपए में मेरी शादी हुई थी। 1968 से बैतूल बाजार में जो है आर्य समाज का मंदिर था, जो कभी विवाह के लिए तो नहीं खुला था, लेकिन पिताजी के साथ हमने कहा कि हमें बहुत सरल तरह से शादी करनी है, तो हम पिताजी के साथ वहां गए आर्य समाज मंदिर में। जो पुजारी जिनके अंडर में था उनसे बात की, तो बोले 500 रुपए की रसीद कटेगी, क्योंकि इसके पहले तो कभी कोई शादी यहाँ हुई नहीं। 500 रुपए की रसीद कटी। हम दोनों ने ही अपने विवाह की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली थी। हमने ना उनके परिवार से कुछ लिया, ना मेरे परिवार से कुछ लिया। इस तरह से हमने अपनी शादी का खर्च खुद निभाया। दोनों के क्लोज रिलेटिव्स के घर हम उस जमाने में दहेज मुक्त विवाह का संदेश दे दिया था। पीले चावल हमने जाकर अपने रिश्तेदारों के घर रखे और दोनों परिवारों की मौजूदगी में बहुत शालीनता से विवाह हुआ। उसके बाद 1 महीने बाद आदिवासी संस्कृति की बहू, मतलब आदिवासी परिवार की बहू थी, तो जात बिलोनी का कार्यक्रम जो होता है वो ससुर जी ने संपन्न कराया। तो उनके लिए बड़ा खर्चा हो गया था। अच्छा। क्योंकि उनको पूरे गांव को भोजन कराना पड़ा था। तो मेरे ससुर जी स्वर्गीय जीएल पदम जी डीएफओ रहे हैं, बैतूल के नहीं, वो पूरे देश के पहले आदिवासी डीएफओ हैं। इसलिए भी मुझे गर्व होता है कि मैं इस तरह के परिवार की पुत्रवधू हूँ। गौरी जी, हमारी आपके साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप और बहुत सारे अवार्ड जीते, अपने परिवार और बैतूल जिले का नाम रोशन करें। बैतूल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आप आई, आपने समय दिया, और सबसे अच्छी बात, पूरी बात आपने दमदारी के साथ रखी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी बैतूल वाणी परिवार को, नवनीत भाई साहब को, आपको, कि एक इतना प्यारा मंच जो है बैतूल में मिला। जो कहते हैं ना कि अनकही कहानियां भी सामने आ रही है, अनदेखे लोग भी सामने आ रहे हैं, जिनकी आवाज को लोगों ने सुना है वो भी सामने आ रहे हैं, हम जैसे लोगों को भी आप मंच दे रहे हैं, और ये प्रयास बहुत सकारात्मक है। और मुझे ये कहना अच्छा लग रहा है कि यहाँ जो भी आ रहा है
अपने दिल की बात कहिए, क्योंकि अगर आपने छुपा ली अपनी बात तो फिर साक्षात्कार का मतलब नहीं रह नहीं जाएगा। रह जाता। तो अपनी बात दिलेरी से कहिए, जो है वो कहिए। बैतुल वाणी परिवार को एक बार फिर